डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक, इसमें पहला लेक्चर हमने पढ़ा। अब दूसरा लेक्चर क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है? ये इसको स्टडी करने से हमें मटेरियल्स की इलास्टिसिटी पता चलती है, उससे इंजीनियर्स को हेल्प मिलता है। कोई स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, कोई भी चीज़ बनाने में वो मदद लगता है क्योंकि कहाँ तक है इलास्टिक बिहेवियर, कोई भी मटेरियल इलास्टिक मटेरियल कहाँ तक शो करता है, कहाँ पर ये ब्रेक होगा मटेरियल, कितना लोड डालने से ब्रेक होगा, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी भी मटेरियल का ज़रूरी होता है। ठीक, तो लेट अस सपोज दैट वी हैव अ वायर। एक वायर है, उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज यानी चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, जब हम इस पे फोर्स डालेंगे वो स्टडी करेंगे। हम बल्क प्रॉपर्टी भी स्टडी कर सकते मटेरियल का, या शेयर स्ट्रेस में कैसे बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर हम खाली टेंसाइल प्रॉपर्टीज इस वायर की ये स्टडी करेंगे। ठीक है, ये वायर है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है क्योंकि जो भी वायर होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो इसका एरिया भी कुछ होगा। ठीक, तो अगर हम इस पे लोड डाल दें, ठीक, लोड होता है, कोई वेट डाल दिया इस पे, उसकी वजह से फोर्स होगा इस पे डाउनवर्ड्स। चूंकि इसका एरिया है, हमें पता है स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ फोर्स डाल दिया, तो अगर ये पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब कुछ बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्स। उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, पहले क्या टू द ओरिजिनल लेंथ, पहले लेंथ क्या थी, फिर लोड डालने से चेंज क्या होगी। ठीक, अब अगर हम इस पे लोड हटा दें, ये लोड जो डाला हमने हटा दे, हम देखेंगे क्या ये वापस अपनी लेंथ उस डायमेंशन आ गई। अगर 10 सेंटीमीटर थी वापस 10 सेंटीमीटर आई, ठीक है ना। तो अगर आई तो हमें कौन सा लॉ है, STR स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कौन सा लॉ है, हुक्स लॉ। तो हम कहेंगे भाई इसमें हुक्स लॉ अप्लाई होता है। तो अगर हम बढ़ाते जाएं, अगर इसमें वेट जो है उसको बढ़ाते जाएं, फिर देखेंगे कहाँ तक ये हुक्स लॉ ओबे करती है। ठीक, फिर अगर हम इसको और बढ़ा दें, फिर क्या ये वापस डायमेंशंस अपनी डायमेंशंस में जो 10 सेंटीमीटर पता उतनी आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर ये इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। उसके बाद लोड बढ़ाने से क्या होता है वही हमें स्टडी करना है। ठीक है, सो अगर हम ग्राफ डालें तो हमारे पास एक वायर है, हमने लोड डाल दिया। ठीक, हमने लोड मींस स्ट्रेस डाल दिया बिकॉज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो स्ट्रेस डाल दिया, हमने यहाँ प्लॉट किया। तो हम देखते हैं तो यहाँ ऐसे कर्व आता है हमें। ठीक है, यानी हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आपने ओम्स लॉ 10th में किया होगा उसमें पता ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे आता है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो यहाँ मैंने दिखाया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो इस पॉइंट तक अगर हम लोड उठाएं तो वापस अपनी डायमेंशंस पे आता है वही। अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर आएगा। अगर सारा लोड हमने इस पे हटा दिया तो हम कहेंगे हुक्स लॉ। तो इस पॉइंट तक ये ओबे करता है, यानी लोड हटाए तो वापस अपनी डायमेंशंस ले आता है। ठीक, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ए कहेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या, इस पॉइंट ए को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, यहां तक ये हुक्स लॉ ओबेड। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे, इस पे और लोड बढ़ा देंगे। ठीक, तो अब हम ग्राफ डालेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो वो कुछ ऐसा आता है। अब देखिए, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, ये कुछ ऐसा आता है। ठीक, सॉरी, इसको मैं जरा ऐसे आता है। तो अब देखिए, अब ये कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन नहीं है, यानी हुक्स लॉ यहां पर ओबेड नहीं है पॉइंट बी तक। ठीक है, यहां पर हुक्स लॉ
ओबे नहीं करता है, ठीक, क्योंकि ये कर्व्ड है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम फिर से सारे लोड्स आहिस्ता से हटा दें, अब वायर जो है वापस अपनी डायमेंशंस हासिल करती है, वही 10 सेंटीमीटर जो मैंने पहले बोला, ठीक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को हम कहते हैं सॉरी, इस पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट बी को जहां तक, हालांकि इस पोर्शन में तो ए बी पोर्शन में हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है, लेकिन लोड उठाए तो वापस अपनी डायमेंशन इलास्टिसिटी रहती है वही, ठीक, यानी मटेरियल इलास्टिक ही रहता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट बी द स्ट्रेस, यानी ये स्ट्रेस जो है यहां, इसको हम लिखते हैं सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, दैट इज कॉल्ड, तो डेल्टा सिग्मा वाई, इस सिग्मा वाई को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। इस सिग्मा वाई को कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी जो स्ट्रेस का वैल्यू आता है उसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और पॉइंट्स लिखने हैं यहां पर, ठीक है। ओके, अगर इस वायर पे अब हमने इस पॉइंट के आगे भी स्ट्रेस बढ़ा दिया, यानी लोड बढ़ा दिया, ठीक, तो स्ट्रेन तो डेवलप होगी, ठीक, यानी खिंचाई तो होगी, तो ये कर्व कुछ ऐसे चला जाता है पॉइंट डी तक, ठीक है, ठीक है, पॉइंट डी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहां पर कोई पॉइंट सी ले लें, ठीक है, यानी हम लोड डाल रहे हैं तो ये कर्व आ रहा है, इसमें अगर ये पॉइंट लेंगे हम पॉइंट सी, अगर इस पे हम सारे लोड हटा दें, यानी लोड हटा, दैट मीन स्ट्रेस को हम जीरो कर दें, यानी सारे लोड हटा दिए, क्या स्ट्रेन भी जीरो होगी, यानी क्या ये वापस अपनी डायमेंशन पे आएगा 10 सेंटीमीटर? नो, ये यहां से इस पे वापस नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां ऐसे लाइन डालूं तो ये जो इतना इसमें स्ट्रेन मौजूद रहेगा, इवन स्ट्रेस को अगर हम जीरो कर लें, ये जो है इसको हम कहते हैं परमानेंट सेट, ये लेस देन 1% होता है, ठीक, ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, यानी ओरिजिनल लेंथ से 1% उसमें आती है खिंचाई। अगर 10 सेंटीमीटर था तो उसका 1% कितना हो गया, उतना उसमें ज़्यादा लंबाई रहेगी, यानी समझो 11%, 11 सेंटीमीटर लंबाई आएगी, यानी इतना मौजूद ही रहेगी। पहले इतनी थी, लेकिन इस पॉइंट तक अगर हम उसको ले जाएं लोड डाल के फिर अगर वापस उठाएं, यानी स्ट्रेस को हम जीरो कर दें, स्ट्रेन जीरो नहीं रहता, यानी स्ट्रेन इतना रहता है, दिस इज लेस देन 1%, यानी अगर 10 सेंटीमीटर थी अब ये 11 सेंटीमीटर रहेगी, 10 सेंटीमीटर वापस नहीं आएगी, ठीक। अब ये जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट डी है इस पे, इसको हम कहते हैं, ये यहां पर जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगा उसको सिग्मा यू, सिग्मा यू को हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी अब मटेरियल इसके अलावा कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, अब कट जाएगा। जैसे आप किसी चीज को खींच रहे हो, एक पॉइंट आता है, कट हो जाता है, ठीक, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, इसके बाद इसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, अब वो शक्ल चेंज ही हो जाएगी। और ये जो पॉइंट है जहां सी, इसके बाद में भूल गया था, ये पॉइंट सी, अब तो तार अगर इतनी थी पहले, अब थोड़ी लंबी रहेगी, अब वापस अपनी शक्ल में नहीं है, अपनी डायमेंशन रिगेन नहीं कर, तो हम इसको कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है, प्लास्टिक फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ बियॉन्ड पॉइंट डी वी हैव अनदर पॉइंट ई,
बियॉन्ड दिस पॉइंट डी वी हैव अनदर पॉइंट ई। अगर हम इस मौके पर इवन स्ट्रेन को जीरो कर दें, लोड जीरो कर दें, मैंने हम लोड को ख़त्म ही कर दें, बट इट विल ब्रेक। अगर थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादा हो जाएगा इट विल ब्रेक। सो दिस पॉइंट ई इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आके फ्रैक्चर हो जाएगी। अगर डी और ई के दरमियान ये जो डिस्टेंस डी इज क्लोज टू ई इज क्लोज टू डी, then the material is said to be brittle. If D is close, ठीक, to E, then material is brittle. ठीक है ना, इन्हें फिर इसमें कोई तार वार नहीं निकलेगी, यहां तक आ गया। इवन अगर आप जीरो भी कर दें स्ट्रेस, यहां से आप ये ब्रेक हो जाएगा मटेरियल, तार वो टूट जाएगी। ठीक, अगर ये मैं साफ करता हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अब ये जो पॉइंट है यहां पर D एंड E, ये पॉइंट और E आर फार अपार्ट, ठीक, देन तो उसका मतलब है ये तार जब इस पॉइंट से अगर जीरो भी होगा ये स्ट्रेस, ठीक है ना, तो ये तार ऐसे खींची जाएगी तो डक्टाइल होगी, यानी उस मटेरियल से हम तारे बना सकते हैं। ठीक, तो इफ डी इज फार अपार्ट ई देन मटेरियल इज कॉल्ड इज डक्टाइल। यानी डक्टाइल वो मटेरियल होता है जिसमें हम तारे बना सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक, एल्युमिनियम है। जो जितना डक्टाइल, जिसकी ये डी और ई जितना फार होगा उतना वो डक्टाइल, उतना मटेरियल होगा। जितना क्लोज होगा उतना वो ब्रिटल होगा, यानी उसमें तारे नहीं निकलेगी, वो मटेरियल कट जाएगा इस पॉइंट के बाद। ठीक है, सो देयर आर सम मटेरियल्स व्हिच आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। तो ये हो गया। तो इससे पहले मैं बताऊं कि ये जो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी, जब ये इंजीनियर्स को ज़रूरत लगती है, क्योंकि उनको कोई मिसाल पुल बनाना है, ठीक, उसमें अगर कोई वायर्स या जो भी यूज़ करना है, जो भी मटेरियल, उसको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे ब्रेक होगा, कितना लोड उस पर पहले ही पता होगा भाई इस पर इतना लोड डलेगा, तो उसको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई इतना लोड ये मटेरियल ले सकता है, उसके बाद ये ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट इसमें आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ तक इलास्टिक है, इलास्टी ये ओबेकता हुक्स ला, तो वो उसको उनको पता चलता है इस ये ग्राफ से, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से, हमें कौन सा मटेरियल कितने लोड के लिए कितना वेट वो बर्दाश्त कर सकता है। ठीक, और दूसरे होते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स वो मटेरियल होते हैं अगर मामूली स्ट्रेस उन पे डाल दें उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पैदा होता है। उसका मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास एक रबर है, रबर अगर आप थोड़ा सा इसमें वेट डालेंगे ये अपनी लेंथ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, आप 2 ग्राम डालें इस पर, ये 10 सेंटीमीटर खिंच जाएगा। तो मामूली वेट से इनमें ज़्यादा स्ट्रेन पैदा हो जाती है, ज़्यादा खिंच जाते हैं। से जो हार्ट में टिश्यू ऑफ अरोटा, वो भी, उसमें भी ऐसे ही कुछ ये होता है, मामूली स्ट्रेस से वो काफ़ी मतलब उसमें स्ट्रेन आ जाता है। ठीक, उसको कहते उन मटेरियल्स को हम इलास्टोमर्स कहते हैं। ठीक है ना, सो दैट वाज अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके।